डियर स्टूडेंट्स, विराट आईएएस एकेडमी सहारनपुर में आपका स्वागत है। ठीक, अब आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा ब्रिटिश आर्थिक नीति। ब्रिटिश आर्थिक नीति में आज जो हम लोग चीज़ें समझेंगे वो है भू राजस्व नीति, कृषि का वाणिज्यीकरण, अंग्रेजों के द्वारा भारत में किस तरीके से औद्योगिकरण ना करते हुए विऔद्योगिकरण किया गया और जिससे भारत के हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो जाता है। ठीक, इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा चर्चा लेके जाएंगे कि रेलवे का डेवलपमेंट, बेसिकली रेलवे के विकास से किस तरीके से भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था वो प्रभावित हुआ और किस तरीके से रेलवे के विकास ने एक बड़ा रोल प्ले किया भारत से धन की निकासी में। बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी रही है वो यूपीएससी में एक मेजर रोल प्ले करती है। प्रीलिम्स और साथ ही साथ मेंस में भी हमें इस टॉपिक का एक बड़ा रोल दिखाई देता है। ठीक, अब जरा आज के हम लोग लेक्चर पर अपने आप को फोकस करते हैं। आज का जो समझाने का टॉपिक है वो है भू राजस्व नीति। अब इस पर आप जरा ध्यान दीजिए कि बेसिकली अंग्रेजों ने भारत में जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लेकर आए उसके पीछे उद्देश्य क्या था। ठीक, बिना किसी उद्देश्य के कोई भी घटना घटित नहीं होती। अंग्रेज जब भारत में व्यापारी बनकर आ रहे हैं और धीरे धीरे उन्होंने भारत के राजाओं, महाराजाओं, रियासतों की जो आंतरिक राजनीति थी उसमें इंटरफेयर करना शुरू किया। हम बंगाल के संदर्भ में इसको समझ सकते हैं। ठीक, अब अंग्रेजों ने भारत में अपनी साम्राज्यवादी नीति लागू करते हुए बंगाल की जो राजनीति थी उसमें प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना शुरू किया। प्लासी के युद्ध के संदर्भ में आप इस चीज को भली भांति समझ सकते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद जब 1764 में बक्सर का युद्ध हो रहा है तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अब बंगाल का जो नवाब, अब्दस्त नवाब यानी मीर कासिम, ठीक है, अब मीर कासिम को परास्त किया और उस समय मीर कासिम का जो सहयोग कर रहा था वो अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और साथ ही साथ मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। बक्सर के युद्ध में अब ब्रिटिश सेना ने संयुक्त रूप से मुगलों की, अवध के नवाब की और बंगाल का अब्दस्त नवाब मीर कासिम, इसको सम्मिलित रूप से पराजित कर रहा है हेक्टर मुनरो। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की 1765 में। इलाहाबाद की संधि के जो प्रावधान थे उनके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन क्षेत्रों के दीवानी के अधिकार अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लागू किया जाता है जिसको 1772 में वारेन हेस्टिंग्स आकर समाप्त कर रहा है और वारेन हेस्टिंग्स अब बंगाल का प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण कर रहा है। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, अब यहां से जो मेंस के क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनेंगे कि द्वैत शासन का क्या परिणाम रहा। समझ में आ रही है बात। पीसीएस में अगर क्वेश्चन आएगा तो आ सकता है कि इलाहाबाद की संधि की शर्तों पर प्रकाश डालिए। पीटी में क्वेश्चन बन सकता है कि इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच हुई। तो अब आप यहां पर यह समझिए कि जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद तेजी से फैलना शुरू हुआ तो अब उनको अपने साम्राज्यवाद के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यकता थी वो थी धन की आवश्यकता। तो अंग्रेजों का जो उद्देश्य था वो था भारत से अधिकतम धन प्राप्त करना। ठीक है, अधिकतम धन प्राप्त करना। अब आप ये चीज समझते होंगे कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, सेना का साजो सामान है, सैनिक सामग्री की खरीद फरोख्त करनी है, अधिकारियों के वेतन भत्ते देने हैं, हथियार खरीदने हैं, तो उन सब के लिए धन की आवश्यकता थी। ठीक है, अब आप यहां पर ये थोड़ा समझिए कि जब ब्रिटिशर्स व्यापारी बनकर भारत में आए तो भारत से किसी भी सामान की खरीद करनी हो तो उसके लिए उन्हें ब्रिटेन से धन लाना पड़ता था और धन के रूप में वो सोने चांदी की मुद्रा लेकर आते थे। अब उस सोने और चांदी के एवज में वो यहां से सामान खरीदते थे और यूरोप में ले जाकर उसको बेचते थे और उससे मुनाफा कमाते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में
प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना शुरू किया और यहाँ के साम्राज्यों को अपने अधीन करना शुरू किया। अब बंगाल का जो नवाब है अब वो अंग्रेजों का कठपुतली नवाब है, ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पपेट। तो बंगाल का जो नवाब है वो अब अंग्रेजों का पपेट है, कठपुतली है। अंग्रेज जब चाहें उसको बिठा रहे हैं, जब चाहें उसको गद्दी से हटा रहे हैं। जब सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाया गया, हत्या की गई प्लासी के युद्ध के बाद, उसके बाद मीर जाफर को गद्दी दी गई। अब मीर जाफर पर आरोप लगा दिया गया कि आप डचों के साथ षड्यंत्र कर पा रहे हैं, और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह था कि मीर जाफर अब अंग्रेजों की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा था, ठीक, अब वो उनके किसी काम का नहीं रहा। तो मीर जाफर को गद्दी से हटाया गया और उसकी जगह मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया गया। जब मीर कासिम ने दस्तक के दुरुपयोग को रोकना चाहा और आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी करों को समाप्त कर दिया दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए, तो मीर कासिम को गद्दी से उतार दिया गया और फिर से मीर जाफर को बिठा दिया गया। समझ में आ रही है यह बात आपको यहाँ तक? तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अंग्रेज अब भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं, और बंगाल में वो इतने प्रभावी हो गए बक्सर के युद्ध के बाद कि अब बंगाल की जो सत्ता है वो उनके ही हाथों में है। यही है द्वैध शासन, ड्वेल गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। अब उस धन के लिए बेसिकली अंग्रेजों ने जो फोकस किया वो किया भू राजस्व पर, ठीक। अब इस भू राजस्व को कैसे गेन किया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए भारत से, उसी के लिए हमें ये अलग अलग नीतियां दिखाई देती हैं, ठीक, जिनको हम पढ़ेंगे अभी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में। यहां तक बातें समझ में आ रही, ठीक। अब इससे आगे चलते हैं। देखिए, भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति की हमें अलग अलग नीतियां तो दिखाई देती हैं, उनका सिर्फ नाम अलग है, ठीक, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, भारत से अधिकतम धन को निकालना, ठीक, या अधिक से अधिक जो है वो धन को खींचना, ठीक। इसी को धन की निकासी कहा जा रहा है। समझ में आ रही है बात? अब आप ये समझिए, यहां पर सिर्फ नाम के रूप में परिवर्तन आपको दिखाई देगा, लेकिन इनका उद्देश्य सेम रहा, और किस तरीके से इन्होंने किसानों का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन करते हुए भारत से धन को इकट्ठा किया, यही इस नीतियों का सार है। समय समय पर यूरोप में, ब्रिटेन में अलग अलग आइडियोलॉजी आती रही, जैसे रिकार्डो की विचारधारा ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला रैयतवाड़ी बंदोबस्त पर। ब्रिटिशर्स की आवश्यकताएं समय के साथ बदलती रही, तो कुछ नीतियों में भी परिवर्तन होता रहा, उसको हम समय के साथ जानेंगे, ठीक है। तो अब स्पेसिफिकली वन बाय वन पढ़ते हैं, जरा थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो पहले फोकस कीजिए आप स्थायी बंदोबस्त, कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और चीजों को जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कीजिएगा। अब स्थायी बंदोबस्त को 1793 में एक ब्रिटिश गवर्नर हुआ है, उसका नाम है कॉर्नवालिस, इसके द्वारा लागू किया गया, ठीक। इसी को हम लोग जमींदारी प्रथा कह रहे हैं। तो स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत भारत में हो रही है वो 1793 से मानी जाती है। समझ में आ रही है चीजें यहां तक? अब आप देखिए, कॉर्नवालिस भारत में स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के लिए जॉन सोर के विचारों से बहुत ज्यादा सहमत था। यही क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने बना दिया, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी साइड बाय साइड आप लोग समझते चलिएगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या थे, क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, ठीक। तो पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए, भू राजस्व की अधिकतम राशि को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू किया जा रहा है। दूसरी बात, अंग्रेज भारत में एक समर्थक वर्ग को चाह रहे थे। अंग्रेज भारत में क्या चाह रहे थे? एक समर्थक वर्ग उनका बने, ठीक। आगे आप चल के मैकाले की नीति में इसको पढ़ेंगे भी, जब मैकाले बोल रहा है कि हमें एक ऐसा भारतीय तैयार करना है जो रूप रंग में तो भारतीय हो लेकिन आचार विचार में पूरी तरीके से ब्रिटिश की तरह दिखता हो, ठीक। इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दो उद्देश्य क्लियर हो गए,
एक तो अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति, और दूसरा उद्देश्य हो गया एक समर्थक वर्ग की प्राप्ति। और वो समर्थक वर्ग किस तरीके किस रूप में मिला उनको? जमींदार के रूप में मिला। ठीक, और आगे चलते हैं। अंग्रेज अभी भारत में प्रशासनिक कठिनाइयों में उलझना नहीं चाह रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हम प्रशासनिक कठिनाइयों से बचे रहें, और वो भारत के कस्टम्स और रिचुअल्स को भी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो भारत की आम जनता से संवाद कैसे करें? इसीलिए स्थायी बंदोबस्त में हम लोग देखते हैं कि एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार है, बीच में जमींदार है, और फिर है किसान। फिर है क्या? किसान। इस किसान को लगान देना है। अब जो जमींदार है वो किसान से लगान वसूल करेगा, और इस लगान को किसको जमा करेगा? ब्रिटिश सरकार के खाते में जमा करेगा। तो यहां पर जो जमींदार है वो एक मीडिएटर अर्थात बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अब ये जो जमींदार है किसान से जो लगान वसूलेगा उसका 10/11 भाग वो जमा करेगा ब्रिटिश सरकार के पास। 1/11 हिस्सा ये इनकम हो गई किसकी? जमींदार की। ठीक है, अब यहां पर आप ये बात समझिए कि इस पूरे फिनोमिना में ब्रिटिश सरकार की जो आय थी वो निश्चित हो जाती है, जमींदार की आय भी क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। लेकिन किसान की इनकम का कोई फिक्सेशन नहीं है। किसान को ओलावृष्टि भी झेलनी है, बाढ़ भी झेलनी है, और सूखा भी झेलना है, और उसके बाद उसको लगान भी जमा करना है। ठीक, यहां तक आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसको दोबारा समझ लीजिए कि ब्रिटिश सरकार, जमींदार और किसान का रिलेशनशिप बन रहा है, जिसमें जमींदार बिचौलिया है जो किसान से लगान वसूल कर रहा है और ब्रिटिश सरकार को खजाने में जमा कर रहा है। ठीक, उस लगान में 1/11 हिस्सा जमींदार का है और 10/11 हिस्सा ब्रिटिश सरकार का है। ठीक है, जो किसान है किसान की इनकम का कोई भी फिक्सेशन नहीं है। अब आप इस शब्द को समझिए, स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। अब स्थायी बंदोबस्त को हम इंग्लिश में कह रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट का मतलब स्थायी यानी फिक्स। अंग्रेजों ने भारत में जब भू राजस्व नीति प्रारंभिक दौर में लेके आ रहे हैं 1793 में, तो इन्होंने अपने रेवेन्यू को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ठीक, यानी स्थायी कर दिया। अंग्रेजों को एक निश्चित मात्रा में धन भारत से मिलता रहे। ठीक है, यही है फिक्स रेवेन्यू। ठीक है, अब यहीं पर थोड़ा सा समझते हैं कि अंग्रेजों से पहले क्या भारत से भू राजस्व नहीं वसूला जाता था? भू राजस्व तो वसूला जाता होगा, मुगल काल में भी, दिल्ली सल्तनत में भी और प्राचीन भारत में भी। तब क्या व्यवस्था थी, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए जरा, ब्रिटिश से पूर्व भारत में भू राजस्व की स्थिति क्या थी? अगर आप बात करें ब्रिटिश पूर्व भू राजस्व स्थिति की, तो इसमें हम देखते हैं अंग्रेजों से पहले भारत में जो भू राजस्व लिया जाता था वो उत्पादन का हिस्सा था। क्या था? उत्पादन का हिस्सा। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक किसान के खेत में सपोज कीजिए 100 कुंटल अनाज हुआ, ठीक, तो इस 100 कुंटल अनाज में से राजा का एक भाग तय हो गया। फॉर एग्जाम्पल 40% का उसे टैक्स देना है, तो 100 कुंटल अनाज में से 40 कुंटल अनाज किसका हो गया? राजा का हो गया। ठीक, अगर प्रोडक्शन हुआ 80 किलो या 80 कुंटल, अब 80 कुंटल का 40% निकालोगे तो 32 कुंटल राजा का हो गया। अगर ये घटकर रह गया 70 कुंटल तो कितना हो गया?
28 कुंटल राजा का लगान चला गया। ठीक, अब अगर इस व्यवस्था में सपोज कीजिए कि बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, भारत की खेती तो वैसे भी मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है, बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया। ऐसे समय में अगर उत्पादन घटकर रह गया 40 कुंटल ही, तो हो सकता है कि राजा क्या कहेगा कि भाई इस बार 40% का जो है लगान नहीं वसूला जाएगा, लगान की घर घटा के हमने क्या कर दिए 30% कर दिए, रिड्यूस कर दिया लगान। ठीक, तो 12 कुंटल जो है वो चला गया लगान के रूप में, है ना। अब इस चीज को बदल के देखते हैं। अगर कहा गया कि भाई बिल्कुल ही सूखा पड़ गया, 2 साल से बारिश ही नहीं हुई है, बाढ़ भी आ गई हो किसी वजह से, कभी बाढ़ आ गई तो पूरी फसल तबाह हो जाती है, सूखा पड़ गया तो पूरी फसल तबाह हो गई, ओलावृष्टि हो गई तो पूरी फसल तबाह हो गई, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, 10-20 किलो ही या 10-20 कुंटल ही अनाज हुआ, राजा ने कहा भाई लगान स्थगित। ठीक, अगले साल के लगान में इसको जोड़कर दे देंगे। तो उत्पादन का हिस्सा, उत्पादन बढ़ रहा है तो लगान बढ़ रहा है, उत्पादन गिर रहा है तो लगान भी गिर रहा है। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था के तहत क्या किया? ठीक, तो ब्रिटिश भू राजस्व नीति स्थिति में क्या हुआ कि ये जो लगान लिया जा रहा है ये उत्पादन का हिस्सा है ही नहीं। ये क्या है फिर? ये इस भूमि का किराया है। अब आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, कि किस तरीके से स्थायी बंदोबस्त के तहत अंग्रेजों ने भारत में लगान के रूप में भूमि का किराया वसूल करना शुरू किया। अब ओलावृष्टि हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा हो जाए, किसी भी वजह से अगर किसान की खेती प्रभावित हो रही है तो उसका प्रभाव ना तो जमींदार की इनकम पर पड़ेगा और ना ही ब्रिटिश सरकार की इनकम पर पड़ेगा। वो सारा बियर कौन करेगा? वो किसान करेगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज इन्होंने किया। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तब आपको ये सारी चीजें बताने की होती हैं। और दूसरी बात समझिए, इसी के साथ साथ और क्या परिवर्तन किया अंग्रेजों ने भारत में। अब जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया, उसी के साथ उन्होंने एक कानून भी बना दिया 1794 में। 1794 में एक कानून लेके आया कॉर्नवालिस और उसका नाम रखा गया सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ। सूर्यास्त कानून क्या है? सूर्यास्त कानून है कि एक तय तिथि के सूरज छिपने तक जमींदार लगान को वसूलेगा और उस लगान को ब्रिटिश राजकोष में जमा करेगा। अगर वो यदि ऐसा नहीं कर पाया तो उस जमींदार की जो जमींदारी होगी वो नीलाम कर दी जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को? जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। अब ये जो जमींदार है वो किसान का जितना संभव हो सकेगा उतना शोषण करेगा, क्योंकि उसे अपनी जमींदारी बचानी है। ठीक, इस पॉइंट को समझिए। दूसरी बात, अब ये जो किसान है, ठीक, एक और बड़ा चेंजेज लेके आइए। इस जमींदारी व्यवस्था में इस भूमि का मालिक बना दिया गया किसे? जमींदार को। ये मालिक है। तो किसान क्या है? किसान इस जमीन का मजदूर है जो उस खेत को सिर्फ जोतेगा और जोतने के एवज में क्या चुकाएगा? इसका किराया चुकाएगा। तो अंग्रेजों ने भारत की जो संरचना है, ग्रामीण संरचना, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए। वो परिवर्तन था भारत की भूमि को या किसानों की भूमि को खरीद बिक्री के योग्य बना देना। सेल परचेज का आइटम बना दिया अब लैंड को। ठीक, ब्रिटिश से पूर्व, अंग्रेजों से पहले भारत में जमीन को खरीदा बेचा नहीं जाता था। अब देखिए, जमीन से यहाँ के किसान के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। अब एक किसान अपने पिता के साथ खेत में जाता रहा, एक बालक अपने पिता के साथ खेत में गया, उसके दादा भी उस खेत को जोतते थे, उसके पिताजी ने उसने दादा को खेत जोतते हुए देखा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो जमीन पर खेती कर रहे हैं, तो वो जमीन पर अपना अधिकार समझते हैं। ठीक।
ठीक। अब सपोज कीजिए एक जमींदार उस गांव में रहता है, इसको एक डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा ना, तो आपको थोड़ा सा तो ये क्लियर होगा, इसको समझिए चीज़ों को। भारत में अंग्रेजों से पहले भूमि का अधिकार किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अब अगर आप चीज़ों को देखेंगे, ये ऐसे समझिए, ये किसान है, उसकी ज़मीन है। अब किसान क्योंकि इस ज़मीन को जोत रहा है अपने पुरखों के साथ, तो उसे लगता है कि ये ज़मीन जो है उस किसान की है। अब ये एक गांव का स्ट्रक्चर समझिए, और इसी गांव में एक जमींदार भी रह रहा है। अब उस जमींदार के अंतर्गत कई सारे किसान हैं छोटे छोटे, ठीक। अब जमींदार को लगेगा कि ये गांव मेरे अंडर में आता है, मैं इस गांव का जमींदार हूं, इसलिए ज़मीन का मालिक मैं हूं, तो वो भी उससे कुछ टैक्स वसूल रहा है और बाकी राजा को भेज रहा है। अब राजा जिसने उस भूमि को जीता है, ठीक, अब उसके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे जमींदार होंगे जहां पर उसकी बहुत सारी प्रजा होगी, तो राजा को लगेगा कि राजा को लगता है कि ये पूरी जमीन किसकी है, उसके राज्य की है, तो जमीन का मालिक कौन है, राजा है। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने पहली बार आकर स्पष्ट रूप से भारत में भू राजस्व नीति के तहत जमीन के अधिकार की स्पष्ट व्याख्या कर दी, ठीक। अब जब स्थायी बंदोबस्त को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसके तहत कहा गया ये किसान इस जमीन को जो जोत रहा है ये सिर्फ मजदूर है, ये मालिक नहीं है, ठीक। मालिक कौन है, ये जमींदार है। और ये जमींदार क्या करेगा, अब इस राजा यानी ब्रिटिश सरकार को इससे लगान वसूल करके लगान पहुंचाएगा। समझ में आ रही है बात। तो भारत की परंपरागत संरचना में परिवर्तन किया। और दूसरी तरफ देखिए, जो भारत के गांव की संरचना में तालाब की भी बहुत उपयोगिता है, चरागाहों की बहुत उपयोगिता है, वन की भूमि की बहुत उपयोगिता है, ठीक। ये किसी के नहीं होते, ये सामुदायिक उपयोग के लिए होते हैं, सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अब स्थायी बंदोबस्त के तहत कहा गया कि तालाब पर भी टैक्स लगेगा, चरागाहों पर भी टैक्स लगेगा और वन भूमि पर भी टैक्स लगेगा। और वो सारा कर कौन वसूलेगा, जमींदार वसूलेगा। और वो जमींदार उस टैक्स को जमा करवाएगा, ठीक, तय तिथि तक, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के खजाने में। तो अब ये बात आप यहां से समझिए कि किस तरीके से किसानों का शोषण किया जा रहा है। और जो लगान निर्धारित किया गया वो लगान क्या होता था, अधिकतम होता था, मैक्सिमम, ठीक। अब इस लगान को देने के बाद बड़ी मुश्किल से किसान जो था वो अपना भरण पोषण कर पाता था। अब इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो फिक्स कर ली, जमींदार की भी इनकम फिक्स हो गई, किसानों की इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है। किसी भी तरीके की कोई आपदा होगी तो वो सारा लॉस किसान बियर करेगा। और किराया हो गया है फिक्स, तो किसान को किराया देना ही देना है, चाहे अपने घर के रिसोर्सेज बेचकर वो दे, ठीक। अगर वो किराया नहीं देगा तो उसका बैल छीन के ले जाएंगे, उसकी जो घर में आभूषण रखे हैं वो जमींदार ले जाएगा लगान के रूप में। तो इस तरीके से ये जो मध्यस्थ बिचौलिया था वो किसान को शोषण कर रहा है। अब देखिए इसमें और एक क्या चीज दिखाई देती है, वो दिखाई देती है अनुपस्थित जमींदारी प्रथा। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया कि अनुपस्थित जमींदारी प्रथा पर प्रकाश डालिए। अनुपस्थित जमींदारी प्रथा, अब देखिए अनुपस्थित जमींदारी प्रथा पर जब ये क्वेश्चन बना तो इसको डेरिवेट कहां से करना था, ठीक। ये टॉपिक के अंदर से टॉपिक निकल के आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि 1794 में जब सूर्यास्त कानून लाया गया तो उसके तहत ये कहा गया कि अगर तय तिथि के सूर्यास्त तक जमींदार ने लगान जमा नहीं कराया तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। अब आप ये समझ चुके होंगे अब तक कि किस तरीके से स्थायी बंदोबस्त के तहत किसानों का अधिकतम शोषण किया जा रहा था। अब वो शोषण बढ़ता हुआ इस चरम पर पहुंच जाएगा कि किसान अंग्रेजों का लगान देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। जब किसान की क्रय शक्ति में कमी होगी, किसान की जब क्रय शक्ति रिड्यूस होगी तो अब वो कैसे लगान दे पाएगा, क्योंकि उसकी पूंजी में कमी हो रही है तो लगान चुकाने में सक्षम नहीं है। अब क्योंकि जमींदार भी उसी गांव का रहने वाला है, जमींदार भी उसी गांव की संरचना को अच्छी भली भांति तरीके से समझ रहा था,
तो अब जमींदार को भी समझ में आ रहा है कि सारे रिसोर्सेज तो तूने उसके छीन लिए हैं, तूने उसके गाय बैल भैंस सब तो ले आया है, पैसा भी जो उसके पास था पूंजी के रूप में, चल अचल संपत्ति के रूप में, वो सब जमींदार ने लगान के रूप में वसूल लिया है। अब किसान के पास देने के लिए कुछ बचा नहीं है। ऐसी स्थिति में अब वो लगान कलेक्ट नहीं कर पाएगा और उसकी जमींदारी क्या हो जाएगी, नीलाम हो जाएगी। अब चीज यहीं से परिवर्तित हो जाएगी। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक, अनुपस्थित जमींदारी प्रथा को। जब उस जमींदार की जमींदारी को नीलाम कर दिया गया तो अब उस जमींदार की जब जमींदारी नीलाम हुई, उस जमींदारी को खरीदा किसने? जमींदारी को खरीदा शहर में बैठे एक व्यापारी ने, साहूकार कह सकते हो आप या महाजन बोल सकते हो। अब इसे जमींदारी प्रॉफिट का सौदा तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि भाई इतना रुपया मुझे उसमें फिक्स इनकम हो जाएगी, लेकिन वहां की समस्याओं से ये परिचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दूरस्थ बैठा हुआ है, व्यापारी है। अब ये क्या कर रहा है, अब इसने इससे ज्यादा बड़ी बोली लगाकर इसको खरीद तो लिया, लेकिन अब ये लगान कैसे वसूले वहां से, ठीक। अब इसने इसके नीचे, अपने नीचे कुछ एजेंट्स बना लिए, ठीक, जिनको आप बिचौलियों के रूप में समझ सकते हैं, ठेकेदार समझ सकते हैं। तो अब ये एजेंट के माध्यम से उस किसान से लगान वसूलना चाहता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब इस एजेंट ने क्या किया, अपना जो भी इसको टारगेट दिया गया, सपोज किया कि जिस व्यापारी ने कहा कि भाई ये 20 गांव से तुम्हें लगान वसूल के लाना है, ठीक। अंग्रेजों ने तो पहले से ही अधिकतम राजस्व तय कर रखा था। सपोज कीजिए 1000 रुपया अगर उन्होंने रख दिया, 1 लाख रुपया उन्होंने रख दिया, तो वो लगान वसूलना है। अब ये एजेंट क्या कर रहा है, जितना इसके हिस्से में आया इसने उसमें अपना कमीशन जोड़ दिया, ठीक। अगर 1000 आया तो इसने अपना उसमें कमीशन जोड़ दिया 100 रुपया, ठीक, कि 1100 रुपये वसूल के लेके आने हैं, ठीक है। अब इस एजेंट ने अपने नीचे फिर कुछ ठेकेदार अपॉइंट कर लिए कि भाई आप X गांव चले जाओ, Y गांव चले जाओ, Z गांव चले जाओ। तो इस तरीके से फिर से एजेंटशिप आ गई। इतिहास में वर्णन मिलता है कि ये जो बिचौलियों की संख्या है ये इतनी बढ़ी, ये बिचौलियों की संख्या इतनी बढ़ी, जो किसान की लगान राशि थी वो दुगने तक पहुंच गई, कहीं कहीं तो दुगने से अधिक भी मिलती है। तो सपोज कीजिए कि जो किसान पहले 100 रुपया नहीं दे पा रहा था, अब उसका लगान बढ़कर 200 रुपया हो गया है किसान का, तो वो 200 रुपये कहाँ से दे पाएगा? समझ रहे हैं एक चीजों को। अब किसान जो है वो, उसका शोषण चरम पर है, उस पर तरह तरीके के अत्याचार किए जा रहे हैं, ठीक। अब वो किसान मजबूरी में क्या कर रहा है, अब वो किसान मजबूरी में खेती करना छोड़ देगा, ठीक। और वो किसके लिए बाध्य हो जाएगा कि भाई कोई मजदूरी मिलेगी, पलायन करते हैं तो मैं वो मजदूरी कर लूंगा, ठीक। तो अब यहां पर आप समझिए, अगर किसान खेती करना छोड़ देगा तो जो खाद्यान्न का उत्पादन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खाद्यान्न का उत्पादन डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही है चीजें? खाद्यान्न का उत्पादन कम हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या किया अंग्रेजों ने? कृषि का वाणिज्यीकरण किया। इसको हम अलग से भी समझेंगे, लेकिन यहां पर 1 मिनट के लिए समझ लीजिए। कृषि के वाणिज्यीकरण के तहत अंग्रेजों ने भारत में नगदी फसलों की खेती पर बल दिया। नगदी फसलों की खेती को बढ़ाया। नगदी फसल मतलब कैश क्रॉप्स। इसके तहत इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलन किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलन कैसे किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब अंग्रेजों ने भारत में औद्योगिक क्रांति के चलते जो उनको रिक्वायरमेंट थी उन फसलों का उत्पादन भारत में करना शुरू कर दिया, जैसे नील की खेती, बुआई, चाय, ठीक, तंबाकू और अफीम, इनकी खेती पर बल देना शुरू किया। अब जब नगदी फसलों की खेती को बढ़ावा मिला तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन वो फिर से यहां डिक्रीज हुआ, ठीक। नगदी फसलों की खेती पर इसलिए बल दिया क्योंकि फिर वही बात कि अधिकतम भू राजस्व प्राप्त हो सके, जितना मुनाफा दिखाएंगे उतना ज्यादा उनको लगान बढ़ाने में
बढ़ोतरी करने में आसानी होगी। ठीक, उतना ही ज़्यादा वो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो अधिकतम भू राजस्व प्राप्त करना है, उसके लिए नकदी फसलों की खेती पर बल दिया जा रहा है, कृषि का वाणिज्यीकरण किया जा रहा है। अब यहाँ पर समझिए, किसान मजदूरी करने लगा है, खेती करना उसने छोड़ दिया है। तो एक तरफ तो खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ, दूसरी तरफ नकदी फसलों की खेती बढ़ी, किसान मजदूरी करने के लिए बाध्य है। अब हस्तशिल्प उद्योगों का अंग्रेजों ने पतन किया, इसको हम समझेंगे। तो इन सब का परिणाम सम्मिलित रूप से क्या आया? इन सब का परिणाम सम्मिलित रूप में भारत में दिखाई दिया अकाल, फैमाइन। ठीक, और ये जो अकाल थे ये नेचुरल नहीं थे, प्राकृतिक नहीं थे, ये अकाल वैसे थे जो मानव निर्मित अकाल थे, जो ह्यूमन पॉलिसी से डेवलप हुए। यानी ब्रिटिश आर्थिक नीति ने भारत में मानव निर्मित अकालों को बढ़ाया। ठीक है, ग्रेट फैमाइन ऑफ बंगाल के संदर्भ में आप इसको देखिए। 19वीं शताब्दी में जो इतिहासकार जो कोट कर रहे हैं, भारत में अकालों के द्वारा मरने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में दिखाई देती है। अब आप समझिए, ग्रेट फैमाइन ऑफ बंगाल जो 1770 में आया, उसी में जो है लाखों लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठे। आप ये भी समझते हैं कि 1-2 दिन कोई खाना ना खाए, महीने भर खाना ना खाए, ठीक है, तो वो मरेगा तो नहीं। ठीक, ये स्थिति कितने लंबे समय तक बनी रही कि लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ये 19वीं शताब्दी तो भारत में अकालों की शताब्दी दिखाई देती है, जिसमें करोड़ों लोगों की जान का आंकड़ा तो उस समय के संदर्भित इतिहासकार दे रहे हैं। ठीक, अब आप इसका प्रभाव देखिए कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत से खाद्यान्न को निकाला, और खाद्यान्न के निकालने के साथ साथ यहाँ से जो धन वसूला, जो खाद्यान्न आता था उसको भी वो लोग अपने यूरोप की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए लेके जा रहे थे। ठीक, तो ये बेसिकली स्थायी बंदोबस्त और अनुपस्थित जमींदारी प्रथा, अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो इन चीजों के साथ आप लोग आइएगा। ठीक है, तो रिवाइज कर लीजिए। पहली बात, जो किराया है, वो जो लगान लिया जा रहा है, उत्पादन में हिस्सा नहीं है, वो बेसिकली क्या है? किराया है। ठीक, जमीन से लिया जाने वाला किराया जमींदार वसूल करके देगा, वो बिचौलिया है, मीडिएटर है, और किसको देगा? आपका ब्रिटिश सरकार के राजस्व में जमा करेगा। ठीक, किसान जो है मात्र मजदूर है। अब जो स्थायी बंदोबस्त बेसिकली लागू किया गया, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और यूपी का बनारस डिवीजन, इन क्षेत्रों में लागू किया गया था। ठीक है, अब अगर हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त को समझे तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है? पहले तो ये समझिए कि भाई लाया क्यों जा रहा है। जब स्थायी बंदोबस्त है तो फिर रैयतवाड़ी नाम क्यों बदल दिया गया? अब इसके पीछे कुछ कारण है, उसको जानना पड़ेगा आपको, समझिए। अब देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो लागू किया गया वो बेसिकली भारत के दक्षिण में लागू किया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और असम का क्षेत्र भी था, नॉर्थ ईस्ट का। अब आप ये देखिए कि जो भारत का दक्षिण का हिस्सा है वो है दक्कन का पठार। वहां की भौगोलिक परिस्थितियां उत्तर भारत की परिस्थितियों से बहुत अलग है। उत्तर भारत में आपको गंगा का मैदान दिखाई देता है, गंगा यमुना का दोआब है, तो एक विस्तृत क्षेत्र आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर बड़े बड़े जमींदारे शुरू से स्पष्ट रूप से व्याख्यित थे। लेकिन दक्षिण भारत में हमें ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती है। अब दक्षिण भारत की ज्योग्राफी को देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर पर्वतों की श्रेणियाँ हैं। ठीक, पठारी इलाका है, दक्कन का पठार हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कहीं पर आपको आते हुए मानसून के साथ बारिश दिखाई देगी, कहीं पर लौटता हुआ मानसून बारिश दिखाई देगी। ठीक, अब केरल मालाबार तट पूरा जो है वो आता हुआ मानसून वहां पर बारिश कर रहा है। अब आप जैसे इस समय देख पा रहे हैं कि हैदराबाद में बारिश हो रही है, चेन्नई में बारिश हो रही है, तमिलनाडु में बारिश हो रही है। तो ये जो टाइम चल रहा है अब नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, ये इस समय लौटते हुए मानसून से बारिश हो रही है दक्षिण भारत में। तो परिस्थितियां बहुत अलग अलग हैं। ठीक है, तो उन परिस्थितियों के चलते वहां पर स्पष्ट रूप से ब्रिटिशर जमींदारों की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, आप लोगों को शुरू में बताया मैंने कि अंग्रेजों की जो नीतियां बदली, वो यूरोप में जो परिस्थितियां बदल रही हैं, वहां की जो विचारधाराओं में परिवर्तन आ रहा है, उनकी जो स्थानीय परिस्थितियों में चेंज आया, वो सब भी उसका एक बड़ा कारण रहे। अब जो यूरोप में रिकार्डो की विचारधारा है उसको जरा देखते हैं। रिकार्डो की जो विचारधारा है,
अब उसको समझिए। रिकार्डो ने कहा कि जो उत्पादन है उस उत्पादन में से आप श्रम मूल्य निकाल दीजिए और जो अधिशेष बचेगा उस अधिशेष पर किसका अधिकार होना चाहिए? सरकार का होना चाहिए। ठीक, जबकि इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा कौन लेके जा रहा है? वो जमींदार जो बिचौलिया है। समझ में आ रही है बात आपको? एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि 100 रुपए का उत्पादन हुआ और उस 100 रुपए में से अगर आपने 30 रुपया श्रम मूल्य निकाल दिया तो जो 70 रुपया बचा, ठीक, ये 70 क्या है? ये बेसिकली अधिशेष है। ठीक है, तो इस अधिशेष पर किसका अधिकार होना चाहिए? सरकार का, जिसमें से कुछ हिस्सा, काफी बड़ा हिस्सा कौन ले जा रहा है? जमींदार ले जा रहा है। दूसरी बात, जमींदार क्या कर रहा है? किसानों का शोषण कर रहा है, ठीक, अपना कमीशन और बढ़ा रहा है। इस वजह से सरकार की छवि जो है वो धूमिल हो रही है। ठीक, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में हमें दिखाई देता है कि जमींदार को बीच में से हटा दिया गया, रिकार्डो की विचारधारा को आधार मानते हुए। ठीक है, अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त में एक तरफ कौन है? सरकार, और सीधे संबंध किससे बना रही है? वो किसान से। ठीक, किसान क्या है? सरकार की रैयत। रैयत का मतलब प्रजा। ठीक है, तो सरकार सीधे किसान से संबंध बना रही है। किसान सीधे सरकार को क्या जमा करेगा? लगान जमा करेगा। ठीक है, अब कुछ परिवर्तन देखने पर मिलेंगे आपको। क्या? पहला परिवर्तन यह किया गया कि किसान को जमीन का मालिक बनाया गया। किसान क्या होगा यहां पर? इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त में जमीन का मालिक होगा। ठीक है, इनके नाम पट्टे कर दिए गए। दूसरी बात क्या कही गई? अब स्थायी बंदोबस्त में जो लगान था वो फिक्स था, यहां पर कहा गया डायनेमिक होगा। सरकार समय के साथ लगान का पुनर्निर्धारण कर सकती है। ठीक है, सरकार क्या कर सकती है? समय के साथ लगान का पुनर्निर्धारण कर सकती है, फिर से जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिव्यू कर सकती है। ठीक, अगली बात समझिए। अब किसान को कहा गया मालिक है, तो अब किसान जो है वो समय से लगान चुकाएगा। अगर समय से लगान नहीं चुकाया गया तो किसान की जमीन को बेच दिया जाएगा। ठीक, तो किसान को भूमि का मालिक माना गया, पहली बात। अब राजस्व चुकाने की जिम्मेदारी सीधे किसान की है, जमींदार की नहीं है। और कर की दर जो हमें दिखाई देती है यहां पर बढ़ा दी गई, 55% तक का हमें यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई देता है, जो किसान अब लगान के रूप में चुकाएगा। क्यों? क्योंकि वही उत्पादन माइनस श्रम मूल्य। ठीक है, कि आप अपना श्रम मूल्य लीजिए और बाकी जितना भी प्रोडक्शन पर अधिकार है वो किसका होगा? वो ब्रिटिश सरकार का होगा। बंबई, मद्रास और असम के क्षेत्र में इसे लागू किया गया। अब पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए क्वेश्चन क्या बनेगा। पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया। ठीक, व्यवस्थित रूप से इसको कौन लागू कर रहा है? ठीक है, तो थॉमस मुनरो लागू कर रहा है मद्रास प्रेसिडेंसी में। एल्फिंस्टन इसको बंबई प्रेसिडेंसी में लागू करता हुआ दिखाई देता है। अब यहां पर एक प्रावधान और लागू किया गया। यूपीएससी ने एक बार ये क्वेश्चन बनाया। ठीक है, पीटी में देखिए यहीं से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन डेरिवेट हो रहे हैं। अब यहां पर या रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि के सर्वेक्षण के साथ लगान का निर्धारण करना तय हुआ, यानी ये लोग सर्वे करवा रहे हैं। अब तो कहा गया भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा, भूमि के सर्वेक्षण के साथ लगान का पुनः निर्धारण किया जाएगा। दोनों बात समझ लीजिए। अब यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, और आप करने लगेंगे विचार। ठीक है, अब करिए विचार। अब पहला स्टेटमेंट देगा कि भूमि का सर्वेक्षण किया गया, पुनः निर्धारण किया गया, किसान जमीन का मालिक है या मजदूर है। ठीक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, फिर पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से चीजें। तो अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे हैं तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, चीजें आपको बाय हार्ट याद रहेंगी। ठीक, अब देखिए यहां पर चीजें किस तरीके से बदल गई।
अब जब कहा गया कि भाई किसान भूमि का मालिक होगा तो किसान अब पूरा प्रयास करेगा लगान को समय से चुकाए, ताकि किसान पर, जमीन पर उसके अधिकार बने रहे। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ लगान की राशि बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। ठीक, दक्कन में ब्रिटिशर्स ने देखा कि दक्कन की जो भूमि है वो कपास के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उन्होंने कपास को बोने के लिए किसान को बाध्य किया। अब कुछ नकदी फसलें ऐसी हैं जिनका उत्पादन भारत में नहीं होता था या बहुत कम होता था। अब उसके लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, या उस लगान को चुकाने के लिए उसको महाजन के पास जाना पड़ रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। लगान तो वसूला जा रहा है पूरा, चाहे आपका अकाल पड़े, बारिश हो जाए, कुछ भी हो। अब उसे अपनी जमीन बचाने के लिए किसान को महाजन के पास जाना पड़ रहा है, और महाजन से वो क्या ले रहा है, ऋण ले रहा है कि भाई मुझे थोड़ा सा पैसा दीजिए। या किसान के घर में कोई समस्या आ गई, ठीक है, उसकी पत्नी बीमार हो गई, उसको अपनी बेटी का विवाह करना है, तो उसके लिए उसे महाजन के पास जाना पड़ रहा है। अब महाजन उसे 100 रुपया दे रहा है। ठीक, 100 रुपया देने के बाद उससे वो मोटा लगान वसूल रहा है, या सूद वसूल रहा है, ब्याज वसूल रहा है। अब उस 100 रुपये को देने के बाद उसने पता चला कि एक जीरो और बढ़ा दी, 1000 रुपये लिख दिए उसने। अब जब किसान फसल कटने पर उसका लगान चुकाने के लिए आएगा, वो कहेगा कि आपने तो मुझसे 1000 रुपया लिया था, 100 रुपया थोड़ा ही ना लिया था, अब आप 1000 रुपये का सूद दीजिए। ठीक, इसी संदर्भ में भारत में मुकदमेबाजी का विकास होता हुआ दिखाई देगा। किसान जिंदगी भर महाजन का ब्याज चुकाता रहेगा, लेकिन महाजन का ब्याज या सूद कभी नहीं उतरेगा। किसान की स्थिति वैसी की वैसी हो जाएगी। अब इस महाजन जो है इस किसान की जमीन का मालिक बन जाएगा, और किसान फिर मजदूर बन जाएगा। यही है समझने की बात। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के तहत नाम भले से परिवर्तित हो रहे हों, लेकिन उनका परिणाम एक ही रहा। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा किस तरीके से लगातार शोषण किया जा रहा है। ठीक है, तो यह है आपका क्या, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी भी समझ लीजिए। देखिए, महलवाड़ी बंदोबस्त होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड लागू कर रहे हैं। ये तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट, इसको याद रखिएगा। महल का मतलब होता है गांव। ठीक है, महल का मतलब क्या है, गांव। अब यहां पर गांव के मुखिया से लगान संबंधी समझौता कर रही है सरकार। तो ये जमींदारी प्रथा का ही एक तरीके से आपको रूप दिखाई देगा। इसमें भी सीधे सीधे है, एक तरफ सरकार है, एक तरफ गांव का मुखिया है, और उसके नीचे गांव की किसान है। अब ये मुखिया यहां से लगान लेगा और सरकार को जमा करेगा। तो गांव का मुखिया क्या बन गया, आप कृत्रिम जमींदार। ठीक, इसमें भी पुनर्निर्धारण करने की शक्ति दी गई सरकार को कि वो लगान का क्या कर सकते हैं, फिर से निर्धारण किए कर सकते हैं। समय समय पर भू राजस्व यानी बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात, ये ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र में लागू की गई। आपका यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब के क्षेत्रों में हमें क्या दिखाई देता है, महलवाड़ी बंदोबस्त दिखाई देता है। ठीक है, तो अब आप यहां पर समझिए, अगर क्वेश्चन आपसे बने, अब देखिए यूपीएससी कोई वन डायमेंशन में क्वेश्चन नहीं बनाता। यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो कई डायमेंशन को साथ लेकर चलेगा। अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा सीधे सीधे कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ब्रिटिश भू राजस्व नीति पर प्रकाश डालिए, तो आपको उसी क्वेश्चन में स्थायी बंदोबस्त भी बताना है, रैयतवाड़ी भी बताना है और महलवाड़ी बताना है। पीसीएस अगर क्वेश्चन बनाएगा तो हो सकता है कि वो पूछ ले कि स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं बताइए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए, महलवाड़ी बंदोबस्त पर प्रकाश डालिए, या कोई शॉर्ट नोट्स लिखिए। ठीक, अब अगर क्वेश्चन बन जाए कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति के परिणामों पर चर्चा कीजिए। ठीक, अब अगर आप इनके परिणाम को देखेंगे तो परिणाम सीधे सीधे ब्रिटिश भू राजस्व नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। ठीक है, और इस शोषण से किसान क्या हुआ, निर्धन हुआ।
ठीक। किसान क्या हुआ? किसान ऋणग्रस्त हुआ। समझ में आ रही है बात? किसान की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई। किसान को नगदी फसल बोने के लिए बाध्य किया गया। नगदी फसल बोने से, देखो एक चीज से डेरिवेट दूसरी चीजें हो रही है। खाद्यान्न का उत्पादन, खाद्यान्न का उत्पादन क्या होगा? कम होगा। ठीक। जब खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ, ठीक, उधर किसान गरीब हुआ, तो वो उसकी बाइंग पावर, जो उसकी क्रय शक्ति थी, वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ठीक। यही समय हुआ जब किसान जो है वो बार बार अकाल देख रहा है। तो भारत में अकाल की बारंबारता बढ़ी। इसी के चलते किसान क्या करेगा? अब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करेगा। ठीक। अब उस किसान विद्रोह की अभिव्यक्ति समय समय पर हुई। नील विद्रोह के रूप में आप देखेंगे, और कई सारे छोटे छोटे विद्रोह आप लोग पढ़ेंगे। तो वहां पर आप पीटी के हिसाब से सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि कौन सा विद्रोह कहां पर हो रहा है, उसका नेतृत्व करता कौन है, सन क्या है। लेकिन जब यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है कि किसान विद्रोहों के कारणों पर प्रकाश डालिए, तो कारण तो भाई यहां छुपे हुए हैं। समझ में आ रही है बात? तो कारण कहां छुपे हुए हैं? कारण तो ब्रिटिशर्स की नीतियों में छुपे हुए हैं। अब अगर आप सीधे वन डायमेंशन आंसर लिख के लेके आ रहे हैं और वहां पर सोच रहे हैं कि आपको मार्क्स मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे? ठीक। अगर इंटरव्यू में आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो अब बच्चा सोचेगा कि जब मेंस निकल जाएगा तो उसके बाद मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा। ये कैसे संभव हो पाएगा? तो तैयारी यूपीएससी की, तो आपको साइड बाय साइड हर पॉइंट पर काम करना पड़ेगा। अब यहां पर कॉन्सेप्ट के लिए इतना है, लेकिन पीटी के लिए तो 2-3 शब्द ही हैं। एक तरफ कार्नवालिस याद कर लीजिए आप, रैयतवाड़ी में कर्नल रीड को याद रख लीजिए, महलवाड़ी में आप लोग मार्टिन बर्ड होल्ट मैकेंजी को याद कर लीजिए। हो गया पीटी का क्वेश्चन पूरा। ठीक है। लेकिन मेंस में इसमें बहुत कुछ है लिखने के लिए। तो जब किसानों का निर्धनीकरण हुआ, किसान अब विद्रोह कर रहा है, तो किसान के निर्धन होने का मतलब है गांव का निर्धन होना। तो सिर्फ किसान निर्धन नहीं हो रहा है, भारत का गांव निर्धन हो रहा है। और गांव निर्धन होने का मतलब हुआ भारत निर्धन हुआ। ठीक। तो बच्चों आप समझिए कि भारत कहां बसता है? भारत के गांव में बसता है। तो यहां सिर्फ किसान निर्धन नहीं हो रहा है, भारत के गांव निर्धन हो रहे हैं, तो भारत निर्धन हो रहा है। ठीक। अब भारत एक डेब्ट इकोनॉमी के रूप में विश्व पटल पर दिखाई दे रहा है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है। तो भारत सोने की चिड़िया नहीं रहा है। ठीक है। अब भारत में आपको क्या दिखाई दे रही है? भारत में आपको दिखाई दे रहा है अकाल, भारत में आपको दिखाई दे रहा है भूखमरी, भारत में आपको दिखाई दे रहा है शोषण, भारत में आपको दिखाई दे रहा है कुपोषण। ठीक। तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ने बेसिकली भारत में किस चीज को बढ़ाया? ठीक, पिछड़ेपन को बढ़ाया, भूखमरी को बढ़ाया। ठीक है। तो जब तक आप इन इकोनॉमिक पॉलिसी को सही से जानेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, तब तक आप इसकी सही से व्याख्या कर नहीं पाएंगे। ठीक। इसीलिए मैं आप लोगों को हर बार लेक्चर में भी, क्लास में भी यही चीज समझाने का प्रयास करता हूं कि चीजों को समझिए। जब तक आप सही से इसको समझेंगे नहीं, तब तक आप इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब याद कीजिए, थोड़ा सा आपको मैं टॉपिक के पीछे से एक पॉइंट समझा के निकलना चाहता हूं यहां से। जब मैंने आप लोगों को समझाया था उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद में मैंने आपको एक डेफिनेशन समझाई थी और उसके तहत बताया था कि जब कोई एक विकसित राष्ट्र किसी अल्प विकसित या पिछड़े हुए राष्ट्र पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण कर ले, तो वो देश उसका क्या बन जाता है? उपनिवेश, यानी गुलाम। ठीक। अब इस विकसित राष्ट्र के द्वारा इस अल्प विकसित राष्ट्र का क्या किया जाएगा? शोषण। और ये हमेशा किस भूमिका में होगा? एक
शोषक राष्ट्र की भूमिका में होगा। ठीक है, और ये क्या लेगा, इससे क्या करेगा, इसका शोषण करेगा, यानी धन, फ्लो ऑफ मनी। यही तो है धन की निकासी। ठीक है, अब अंग्रेजों ने भारत पर राजनीतिक रूप से कंट्रोल किया और उसके बाद यहां की इकोनॉमी को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। भू राजस्व नीति के रूप में, कृषि का वाणिज्यीकरण के रूप में, डीइंडस्ट्रियलाइजेशन करके भारत के हस्तशिल्प उद्योगों का पतन करके, रेलवे के डेवलपमेंट से किस तरीके से उसने अपनी इन दोनों चीजों को लागू किया, और यही आपको धन की निकासी के रूप में दिखाई देता है। और फिर अंग्रेजों के द्वारा किस तरीके से समय समय पर भारत की मार्केट को कैप्चर करने के लिए यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों पर अधिकार किया गया। तो ये बिल्कुल अलग अलग चैप्टर में हम लोग समझते हैं। ठीक, कि ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीति क्या है, ब्रिटिशर्स की सामाजिक नीति क्या है, ब्रिटिशर्स की सांस्कृतिक नीति क्या है। ठीक, ब्रिटिशर्स किस तरीके से भारत में मॉडर्न एजुकेशन को लेके आ रहे हैं और उस मॉडर्न एजुकेशन को लागू करने के पीछे उनका एजेंडा क्या है। ठीक, तो हमें स्पष्ट रूप से मैकाले की नीति में दिखाई देगा। ठीक है, अब कृषि के वाणिज्यीकरण को भी थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका यूपीएससी में तो वो आपका रहेगा नहीं। ठीक, अब जब हम बात करते हैं कृषि के वाणिज्यीकरण की, देखिए कृषि के वाणिज्यीकरण का पहले अर्थ समझिए, अर्थ क्या है, अर्थ समझ में आ जाएगा, टॉपिक समझ में आ जाएगा। कृषि का वाणिज्यीकरण, जब भी व्यापारिक मुनाफे को केंद्र में रखकर कोई भी फसल बोई जा रही है, ठीक है, व्यापारिक मुनाफा ध्यान में है और उसको ध्यान में रखते हुए हम किसी भी फसल का उत्पादन कर रहे हैं तो वो कृषि का क्या है, वाणिज्यीकरण है। कृषि का वाणिज्यीकरण तो हम आज भी करते हैं, जैसे खेत में आपने पॉपुलर के पेड़ बो दिए, है ना, कैश क्रॉप्स है। ठीक, तो वाणिज्यीकरण तो प्रगतिशील अवधारणा है। तो प्रगतिशील अवधारणा होते हुए भी जब अंग्रेज भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण कर रहे हैं तो भारत में अकाल क्यों पड़ रहे हैं, भारत का किसान जो है वो भूखमरी का शिकार क्यों हो रहा है, समझ में आ रही है बात। भारत में पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है, अब इन कारणों पर जरा समझिए। देखिए, भारत में जो कैश क्रॉप्स बोई जाती थी या कृषि का जो वाणिज्यीकरण था, नकदी फसलों की खेती, वो ब्रिटिश पूर्व भारत में भी थी। ठीक, लेकिन वो भारत की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए थी। और दूसरी बात, भारत इस कॉलोनियल रूल में नहीं था। ठीक, अब अंग्रेजों ने जो कृषि का वाणिज्यीकरण किया उसका उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व प्राप्त करना, भूलोगे नहीं अब आप कभी भी, उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व प्राप्त करना। दूसरी बात समझिए, देखिए ये वो दौर है जब ब्रिटेन में क्या हो रही है, औद्योगिक क्रांति हो रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में अपने चरम पर है। अब इस औद्योगिक क्रांति के चलते हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते हुए, अब वहां की स्थानीय परिस्थितियां बदली, वहां की नीड्स परिवर्तित हो गई। ठीक, अब वहां की कंपनियों को, वहां के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। ठीक है, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसको कॉटन चाहिए, कपड़ा बन रहा है तो उसको क्या चाहिए, उसको रंगने के लिए उसको इंडिगो चाहिए यानी नील चाहिए, तो वहां पर नील भी चाहिए, कपास भी चाहिए। ठीक, अब वहां की चाय की डिमांड है तो उनको चाय चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलित करने के लिए अफीम और तंबाकू की भी खेती भारत में करवानी है। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी संतुलन करना है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन है, इसको समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली अंग्रेजों ने भारत में किया क्या। ठीक, इसी को मैं शुरू में बोल रहा था कि ये आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलन करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में एक त्रिकोणीय व्यापार को डेवलप किया। ये त्रिकोणीय व्यापार क्या है, देखो यहां पर समझिए लंदन, यहां पर समझिए कैंटन जो कि चीन में है, यहां पर समझिए कलकत्ता जो कि भारत में है। देखो, अब
सपोज कीजिए कि लंदन में चाय की डिमांड है, ठीक, और पर डे यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 500 किलो चाय की खपत है, ठीक है। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी के माध्यम से इस चाय को खरीद रहे हैं चीन से, शुरुआती दौर में, है ना, चीन से चाय मंगा रहे हैं। तो 500 किलो पर डे के हिसाब से उन्होंने वहां से चाय लेनी शुरू की, तो इसके एवज में वहां पैसा देते होंगे, ठीक। तो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड कर रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे, सोने चांदी की मुद्रा दे रहे होंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 500 किलो चाय सपोज कीजिए इन्होंने यहां से 5,000 रुपए में खरीद ली, छोटी सी अमाउंट मान लेते हैं। अब इन्होंने यहां से 5,000 रुपए में फॉर एग्जाम्पल ये जो उनकी खपत थी ये यहां से लेनी शुरू की। इसके लिए इन्होंने इतने रुपए की सोने चांदी यहां पर दी और उसके बदले में यहां से चाय प्राप्त की, ठीक। जब उन्होंने बंगाल पर अधिग्रहण किया तो बंगाल पर अधिग्रहण करने के बाद अब यहां की भूमि को, ठीक है, नकदी फसलों की खेती के लिए यूज करना शुरू किया। अब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो दार्जिलिंग का हिस्सा है, जो असम का ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर चाय की खेती के लिए क्लाइमेट है, तो उन्होंने यहाँ पर चाय की खेती को उगाना शुरू किया, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि अब जब यहाँ पे चाय का प्रोडक्शन हुआ, सपोज करो वो 500 किलो को रीच नहीं कर पा रहा है, पर डे खपत पूरी नहीं कर पा रहा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल उसने 250 किलो पर डे की खपत को ही वो रीच कर पा रहा है। पहली बात तो अब ये है क्योंकि अब ये उनका क्षेत्र है, यहाँ की भूमि पर उनका अधिकार हो गया है, तो इसके लिए उन्हें पैसा नहीं देना है, या देना है तो बहुत न्यूनतम देना है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ से 250 किलो चाय जा रही है, मान के चलो फ्री में ही जा रही है, ठीक। अब उसके लिए उनको कोई ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ के किसानों को पैसा नहीं चुकाना है, क्योंकि यहाँ की जो चाय की जो भी कृषि थी उसमें सारा पैसा किसका लगा हुआ था, ब्रिटिशर्स का लगा हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं, अब उन्होंने इतना ही चाय यहां से कम लेनी शुरू कर दी, ठीक। तो उसके लिए इसके पैसे यहां पर आधे हो गए, समझ में आ रही है बात, ठीक, आधे की बचत हुई। अब उन्होंने देखा जो बंगाल बिहार की जो जमीन है वहां पर तो अफीम का प्रोडक्शन भी हो सकता है, यहाँ का क्लाइमेट है ऐसा, है ना। तो अब अफीम के प्रोडक्शन को यहां पर करना शुरू किया। अब सपोज कीजिए कि भाई 250 किलो अफीम का भी प्रोडक्शन यहां पर इन्होंने कर लिया, है ना। तो अब जब अफीम का प्रोडक्शन हो रहा है तो इस अफीम का चाइना में निर्यात किया गया, बेचा गया, इलीगल रूप से बेचा गया, ठीक। अब ये तो आप समझ ही रहे हैं कि जो अफीम है भाई किसी भी जमाने में रहा हो, चाय से तो महंगी बिकेगी, है ना। तो अब सपोज कीजिए कि 250 किलो अफीम, जाहिर सी बात है, ठीक, मान लीजिए आप 25 लाख की बिक गई, 25,000 की बिक गई, 5,000 रुपए से ज्यादा की बिकेगी अगर चाय की पत्ती उस रेट की आ रही है तो, ठीक। तो अब मैं एक छोटी सी अमाउंट मान के चलता हूं कि वो जो थी वो 25,000 रुपए की बिक गई, ठीक है। अब 25,000 में से आप लोग 2,500 रुपए निकाल दीजिए, ठीक, समझ में आई बात। तो 22,500 रुपए का नेट क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक। ये है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन, ठीक। ना तो उसके लिए यहां पर इन्हें अपना सोना देना पड़ा, ना चांदी देनी पड़ी, ठीक है। क्या किया, इस देश को इन्होंने अपना कॉलोनी बना लिया, उपनिवेश बनाया। ये है उपनिवेशवाद, जो भी आपको मैं समझा रहा था, ठीक। तो जब आपने किसी देश की संरचना पर पॉलिटिकल रूप से अधिकार कर लिया, तब आप उसकी इकोनॉमी को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, और आपने किया, ठीक। इसी चीज को तो दादा भाई नेहरू आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने आप में एक एक बड़े बड़े टॉपिक हैं, जिसमें कई कई एक एक 1.5 घंटे के लेक्चर आपको सिर्फ समझने के लिए चाहिए, ठीक है। अब कृषि के वाणिज्यीकरण में बस मैं एक टॉपिक और आपको थोड़ा सा बता दूं, तब आपको समझ में थोड़ा सा ये और बेहतर तरीके से आ जाएगा कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है और हम लोग कहां गलती कर जाते हैं। अब देखिए, एक अंतरराष्ट्रीय घटना है अमेरिका का गृह युद्ध, ठीक है, जो 1860 के दशक में हो रहा है। तो आप एक तरफ मान के चलिए अमेरिका, एक तरफ मान के चलिए आप ब्रिटेन, एक तरफ देख लीजिए भारत। तो जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि ब्रिटेन
जो था एक समय तक अमेरिका पर भी इसी तरीके से रूल कर रहा था जिस तरीके से भारत पर कर रहा है। ठीक है, यानी अमेरिका क्या था, ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो ब्रिटेन की पूंजी लगी हुई थी अमेरिका में और बाद में इनके व्यापारिक संबंध भी बने। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला तो अमेरिका से अब इन्होंने व्यापारिक लेन देन बनाए रखा। तो यहां से जो कपास है, कपास वो जा रहा था कहां पर, ब्रिटेन। अब जब अमेरिका से कपास ब्रिटेन जा रहा है, ठीक है, व्यापार चल रहा है। अब जब भारत पर इनका अधिकार हुआ तो इन्होंने कहा कि ये जो कपास पर हमारी निर्भरता है अमेरिका पर, इसको कम करना चाहिए। इसी के लिए अंग्रेजों ने अब भारत में किसानों को कपास उगाने के लिए बाध्य करना शुरू किया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक, दूसरी बात, जब अमेरिका में 1860 के दशक में गृह युद्ध छिड़ा तो उस दौरान ये जो कपास का व्यापार था ये बाधित हो गया, है ना भाई। सिविल वॉर है, लंबी चली, ठीक है, समझ में आ रही है यहां तक बात। तो व्यापार जब बाधित हुआ तो उसकी खपत वहां तक पहुंची नहीं रही है। अब यहाँ के उद्योगपति को डिमांड उतनी ही बनी हुई है। अब इसको समझिए ऐसे कि सपोज कीजिए अगर 200 कुंटल या टन जो था ब्रिटेन में पर डे कपास जा रहा था, लेकिन इस गृह युद्ध के चलते ये मात्रा वहां पर नहीं पहुंच रही है, बाधित हो गई है, बिल्कुल रुक गई है। ठीक है, अब जब डिपेंडेंसी कम करनी शुरू की तो हो सकता है कि 200 से घट के 100 पे आ गई हो, और 100 जो था वो भारत से कपास वो लोग प्रोड्यूस करवा रहे हो। ठीक है, अब गृह युद्ध हुआ तो ये 100 भी जाना बंद हो गया। ठीक, तो अब यहाँ के उद्योगपतियों ने यहाँ की पार्लियामेंट पे दबाव बनाया ब्रिटेन की कि आप हमें भारत से कपास ला कर दीजिए। अब उन्होंने यहाँ के किसानों को बाध्य करना शुरू किया और कहा कि भाई आप खेती करिए, आप ठीक है कपास बोइए दक्कन में, अभी हमने देखा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत। ठीक है, अब ये किसान जो है भारत का वो महाजन के पास जाएगा, ऋण लेगा, ऋण लेके वो बीज ले रहा है कपास का और कपास उगाना शुरू किएगा। ठीक है भाई, कपास का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ठीक 100 बढ़ गया, 200 जो यहाँ से आ रहा था भारत से जाना शुरू किया। ठीक है, 64-65 तक जाते जाते 1864-65 तक जाते जाते गृह युद्ध जो था वो समाप्त हो गया। ठीक, गृह युद्ध समाप्त हो गया तो फिर क्या हुआ, अब फिर जो व्यापार था वो सुचारू हो गया। ठीक, पहले क्योंकि अब उनका पैसा फंसा हुआ होगा, ठीक है, उनका इन्वेस्टमेंट होगा अमेरिका में, पूंजी निवेश किया होगा, तो वो व्यापार फिर से जागृत हो गया। अब उन्हें भारत के कपास की, इस एक्स्ट्रा कपास की जरूरत नहीं रही। समझ में आ रही है बात। अब जब ये कपास, अब देखो डिमांड क्रिएट कैसे होती है। यहाँ उद्योगपति बैठा हुआ है, यहाँ उसका एजेंट ए बैठा हुआ है जो अमेरिका के साथ डील कर रहा है। इधर बी एजेंट बैठा हुआ है इस उद्योगपति का जो भारत वाले एजेंट से डील कर रहा है। ठीक, ये डिमांड बढ़ा रहा है, ये डिमांड फुलफिल कर रहा है, ये डिमांड घटा देगा तो फिर ये इस कपास को कैसे ले लेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस एजेंट ने इस किसान के कपास को लेने से मना कर दिया, कहेगा इंटरनेशनल डिमांड ही नहीं है, मैं अपने यहाँ कहाँ रखूँ। अब किसान कहेगा कि भाई मैं इस कपास को कहाँ ले जाऊँ, ये तो खाने की वस्तु भी नहीं है। ठीक है, अब कपास समझ रहे कितना बड़ा वॉल्यूम घेरता होगा, उसको स्टोर वो कहाँ से करे। अब ऐसे समय में वो किसान उस कपास का करे क्या। ठीक, इसीलिए हमें 1870 के दशक में दक्कन में क्या देखने को मिलते हैं, किसानों के दंगे देखने को मिलते हैं, जिसको अंग्रेजों ने बड़ी निर्ममता के साथ दबा दिया। ठीक, अब अगर आपसे किसान विद्रोह में दक्कन के दंगों पर लिखने को आए शॉर्ट नोट और आप उसमें अमेरिका के गृह युद्ध का उल्लेख ना करें, सीधे भारत के संदर्भ में 2-4 चीजें बता के निकल जाएं, ठीक समझ रहे हैं आपको, तो वो क्वेश्चन आप सही से उसको जस्टिफाई कर ही नहीं पाओगे। अब आधुनिक भारत को पढ़ते समय अगर आप अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ठीक, उनका उल्लेख नहीं कर रहे हैं या उनकी समझ आपको नहीं है, तो आप मॉडर्न इंडिया के साथ जस्टिफिकेशन कर ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं। तो इन सब टॉपिक को पढ़ते हुए ये बात आपको बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी। अब अगर आपसे कृषि के वाणिज्यीकरण के परिणामों पर चर्चा करवा ले कि भाई कृषि के वाणिज्यीकरण के परिणामों पर चर्चा कीजिए, परिणामों पर प्रकाश डालिए।
अब या मूल्यांकन कीजिए। अब आपको सकारात्मक परिणाम भी बताने हैं और नकारात्मक परिणाम भी बताने हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप सकारात्मक परिणामों की बात करते हैं तो सकारात्मक परिणाम सिर्फ सैद्धांतिक हैं। वो सैद्धांतिक क्या है कि सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए कि भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें जो अलगाव की स्थिति थी वो समाप्त हुई, ठीक, यानी शहरी और ग्रामीण संपर्क बढ़ा। दूसरी बात आप बता सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ गई, है ना, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गई। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, एक और डायमेंशन बना सकते हैं कि भारत में अब विशेषीकृत फसलों का प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, ठीक, और भारत की कृषि का पूंजीवादी रूपांतरण हुआ। लेकिन ये सब सैद्धांतिक पक्ष है। व्यवहारिकता में क्या हुआ, तो यानी वो नकारात्मक परिणामों में जाएगा, ठीक। अब समझिए, किसानों की गरीबी, किसानों की ऋणग्रस्तता दोनों में वृद्धि हुई। इस वाणिज्यीकरण का मुनाफा किसानों को नहीं हो रहा है, वो अंग्रेजों को हो रहा है, ठीक। उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उनको कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, उन्होंने तो भारत को कच्चे माल का निर्यातक और वहां के निर्मित वस्तुओं का बाजार बनाकर छोड़ दिया, ठीक है। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन में देखेंगे हम लोग, जब इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा आपसे तब इस चीज पर चर्चा करूंगा कि किस तरीके से उन्होंने भारत में ब्रिटिश गुड्स के लिए एक मार्केट को क्रिएट किया और भारत के बाजार को पूरी तरीके से फ्लडेड कर दिया, ठीक। किसानों को नकदी फसलों के लिए बाध्य किया जा रहा है बोने के लिए, ठीक। भाई देखिए ना, सपोज कीजिए खेत का जो भूमि है उसका एरिया तो फिक्स है ना, ठीक। अब इसमें आप चाहे तो अफीम बो लीजिए और चाहे आप इसमें गन्ना बो लीजिए, चाहे आप इसमें गेहूं बो लीजिए। अब बच्चे को भूख लगेगी तो गेहूं खिलाओगे ना, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि एक पुड़ी अफीम की खिला दी, ठीक। तो खाद्यान्न तो खाद्यान्न की चीजें पूरी करेगा। अब जब खाद्यान्न का उत्पादन डिक्रीज हो रहा है तो उसकी कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, समझिए। तो अब भारत जो है, जो खाद्यान्न के उत्पादन के लिए जाना जाता था, उसी देश में अकाल पड़ रहे हैं, उस देश में खाने के लिए खाद्यान्न नहीं बचा है। समझिए चीज को, कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। और ये चीज आजादी के बाद तक रही, समझ में आ रही है बात। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद भी भारत में अनाज जो है वो विदेशों से मंगाया जा रहा है, ठीक। आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में हरित क्रांति वगैरह, ठीक है। तो भारत को अब आत्मनिर्भर बनने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा अनाज के प्रोडक्शन में, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, भारत का वो जो किसान है वो अपरिचित दूरस्थ बाजार पर जो था वो निर्भर हो गया, जिसका संबंध किसके माध्यम से है, इन एजेंटों के माध्यम से है, इन बिचौलियों के माध्यम से है, ठीक है। तो अंत में किसान किसका शिकार हो रहा है, अंत में किसान इन बिचौलियों का शिकार होता हुआ हमें दिखाई देगा, ठीक। तो यहां पर इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे, देखिए इस बार पीसीएस यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया, ठीक, और कृषि के वाणिज्यीकरण से वो क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जब अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक नीतियों के चलते या अपनी स्थानीय परिस्थितियों के चलते भारत में विशेषीकृत फसलों के उत्पादन पर बल दिया। अब इस साल एक क्वेश्चन बना कि नील का ऊपर क्वेश्चन बना कि किस तरीके से 19वीं शताब्दी में जो नील का प्रोडक्शन था, ठीक है, एक बार जो बढ़ रहा है और उसके बाद क्या किया, भारत में उसका प्रोडक्शन गिरा, डिमांड कम हुई, ठीक। जब यूरोप में कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो गया तो अब उन्हें अब प्राकृतिक नील की आवश्यकता ही नहीं रही। लेकिन भारत का किसान अभी भी क्या है, इन एजेंटों के माध्यम से दूरस्थ व्यापार पर निर्भर है, ठीक है। तो अब किसान नील का विद्रोह करेगा, ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन को लेते हुए और समझ लीजिए कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है और किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन बनाया, आप इसको लिखिए और घर पे लिखने का प्रयास कीजिएगा कि स्थायी बंदोबस्त से क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त एक साहसी और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था, यह स्टेटमेंट है और लिखा इसकी टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, ऐसा स्टेटमेंट जब भी आ जाए, ठीक है,
तो सबसे पहले तो इस कथन की आपको व्याख्या करने की जरूरत है। ठीक, अब ये सीधे सीधे स्टेटमेंट ना होकर, ठीक है, तो अब यहां पर आप लोग इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए शॉर्ट में और बताइए कि किस तरीके से कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया जा रहा है। फिर स्थायी बंदोबस्त की विशेषता बता दीजिए, विशेषता बताइए संक्षेप में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है। क्वेश्चन में फोकस किसको करना है, साहसी था तो कैसे था, बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था तो कैसे था, और नहीं था तो कैसे नहीं था। ठीक, पैराग्राफ चेंज करिए, विशेषताओं को थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक, विशेषता में बताइए किस तरीके से जमींदार को भूस्वामी बना दिया गया, किसान जो मजदूर था, और जो राजस्व संबंध थे 10/11 1/11 वाली बात बता के निकल जाइए चीजों के साथ। ठीक है, साहसी कैसे, इस पे आते हैं। देखिए स्थायी बंदोबस्त के तहत किस तरीके से अब अंग्रेजों ने भारत में स्पष्ट रूप से पहली बार भूस्वामित्व के अधिकारों की व्याख्या कर दी। ठीक, और बताया कि जमीन का मालिक जो है वो जमींदार है। ठीक, वो किसान क्या है, सिर्फ खेती करने वाला मजदूर, और उनको उनके परंपरागत अधिकारों से वंचित कर दिया। तो इस दृष्टिकोण से साहसी है। बुद्धिमत्तापूर्ण कदम कैसे, ब्रिटिशर्स को निश्चित आय की प्राप्ति होने लगी, प्रशासनिक कठिनाइयों से मुक्ति मिली, एक समर्थक जमींदार वर्ग प्राप्त हुआ। ठीक, पैराग्राफ बदल दीजिए। बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं था, क्यों नहीं था। ठीक, किसानों का शोषण हुआ तो उन्होंने खेती करना कम कर दिया, उत्पादन में कमी आई। तो जमींदारों के शोषण से अब सरकार की कठिनाइयां बढ़ी, किसान विद्रोह कर रहा है, कृषि का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और जब उत्पादन में कमी होगी तो फिर कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के राजस्व पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा, उनके राजस्व में भी कमी आई। इसीलिए तो चल के उन्होंने आगे चल के रैयतवाड़ी और महलवाड़ी बंदोबस्त में क्या किया, लगान का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। ठीक, अब ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक काफी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप अपने पढ़ने के दायरे को समझिए, अपने डायमेंशंस को पहचानिए और इस एग्जाम की अप्रोच को पकड़ लीजिए। ठीक है, अब इतिहास देखिए एक ऐसा विषय है जिसको हर तैयारी करने वाला स्टूडेंट पढ़ रहा है। यूपीएससी का स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, पीसीएस का स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, आरओ एआरओ के लिए भी पढ़ा जा रहा है, एसएससी के लिए भी पढ़ा जा रहा है, ग्रुप सी ग्रुप डी की पोस्टों के लिए भी पढ़ा जा रहा है। लेकिन इतिहास को पढ़ने और पढ़ाने में कुछ तो अंतर होगा, उसके क्वेश्चनिंग में कुछ तो अंतर होगा। तो जब आप यूपीएससी के लिए इस टॉपिक को तैयार कर रहे हैं, इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जानी चाहिए। ठीक, अब पीटी से लेकर इंटरव्यू तक ये सब्जेक्ट आपको टच करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को पढ़ना है, और एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक बार आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, तो आप इन चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।